तो दोस्तों आज हो गया 11 नवंबर 2022 यूपी समेत देश ने किसी भी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अवैध खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जांच एजेंसियों के निशाने पर है। ईडी के शिकंजा कसने के बाद अब झारखंड के मुख्यमंत्री एक और सियासी दांव चल सकते हैं। शुक्रवार को विधानसभा के विशेष सत्र में 2 विधेयक पास होने की उम्मीद है। इनका वादा हेमंत सोरेन की पार्टी ने 2019 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले किया था। पहला बिल होगा 1932 के लैंड रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ के स्थानीय लोगों की पहचान करना और दूसरे में शिक्षा और रोजगार में ओबीसी कोटा बढ़ाकर 14 से 27% करना शामिल होगा। केरल सरकार ने राज्य के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान को केरल कलामंडलम डीम्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के पद से हटाने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि पिनराई विजयन की अगुवाई वाली सरकार ने गुरुवार को नियमों में बदलाव के लिए अध्यादेश का प्रस्ताव पेश किया है। यूनिवर्सिटी में चांसलर की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और गवर्नर खान के बीच विवाद और ज्यादा बढ़ गए थे। राज्य सरकार ने ऐलान किया कि यूनिवर्सिटी के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद गवर्नर खान यूनिवर्सिटी के चांसलर नहीं रह सकेंगे। आजम खां की याचिका खारिज होते ही रामपुर के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी। जी आपको बता दें कि नफरती बोल पर 3 साल की सजा पाने वाले सपा नेता मोहम्मद आजम खां को एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने सजा पर स्टे देने से इनकार कर दिया है। उनका स्टे प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके कुछ ही घंटे बाद ही निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और मतदान 5 दिसंबर को होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यही नहीं, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि अदालत हर चीज में नहीं घुस सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदूषण के मामले पर तत्काल सुनवाई की अर्जी को खारिज कर दिया है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में बीजेपी अपर्णा यादव पर दांव लगा सकती है। अगर ऐसा होता है तो समाजवादी पार्टी की इस परंपरागत सीट पर नेताजी की 2 बहुएं आमने सामने होंगी। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव को खड़ा किया है। ऐसे में अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को उम्मीदवार बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी मस्जिद परिसर क्षेत्र में मिले शिवलिंग वाली जगह के संरक्षण को आगे बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। पिछले आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग को संरक्षित रखने का अंतरिम आदेश दिया था, जिसकी समय सीमा 12 नवंबर को पूरी हो रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार की जिद के कारण निकाय चुनाव टल गए, जिससे अति पिछड़ा वर्ग के सैकड़ों लोग मेयर डिप्टी मेयर बनने से वंचित रह गए। सुशील मोदी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद भले ही सरकार झुकी और अति पिछड़ों को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए अति पिछड़ा वर्ग आयोग को पुनर्जीवित कर दिया गया, लेकिन अभी तय नहीं कि कब आयोग की रिपोर्ट आएगी और चुनाव कब होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हर हाल में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि समान नागरिक संहिता की घोषणा चुनाव से पहले ही कर दी गई थी और भाजपा की उत्तराखंड में सरकार बनते ही यूसीसी के लिए समिति भी गठित की जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपनी सालाना रिपोर्ट में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने की जरूरत पर जोर दिया। इसे लेकर इमाम चीफ असउद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। असउद्दीन ओवैसी ने कहा है कि एनपीआर एनआरसी की ओर पहला कदम है, जो किसी को भी आपकी नागरिकता पर आपत्ति करने की अनुमति देगा। दरअसल गृह मंत्रालय ने 7 नवंबर को प्रकाशित अपनी 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि जन्म, मृत्यु और प्रवास की वजह से होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को फिर से अपडेट किया जाएगा। धन शोधन मामले में विशेष अदालत से जमानत मिलने के कुछ घंटे बाद शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत बुधवार शाम मुंबई की ऑथर रोड जेल से बाहर आए। शाम करीब 5 बजे संजय राउत के वकीलों ने जमानत आदेश ऑथर रोड जेल पहुंचाया और करीब 6:50 पर संजय राउत जेल से बाहर निकले। आपको बता दें कि वो करीब 3 महीने से जेल में थे। आपको बता दें कि अदालत ने संजय राउत और प्रवीण राउत को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के लिए तीखी फटकार लगाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को देश भर के खुफिया ब्यूरो अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को आतंकवाद के साथ ही साथ इसके सपोर्ट सिस्टम से सख्ती से निपटने पर जोर दिया है। बैठक में अमित शाह ने कहा कि देश आतंकवाद के साथ ही साथ इसके सपोर्ट सिस्टम से भी जंग लड़ रहा है और जब तक हम इन दोनों के खिलाफ सख्ती से नहीं लड़ते तब तक आतंकवाद पर जीत हासिल नहीं हो सकती है। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर जेल में बंद बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ टी राजा सिंह की रिहाई का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने राजा सिंह को निर्देश दिया है कि वो सोशल मीडिया पर कोई अपमानजनक वीडियो शेयर नहीं कर सकते हैं और रिहाई के बाद मीडिया से भी बात नहीं करेंगे। आपको बता दें कि उनकी वकील करुणा सागर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कोर्ट ने उनकी रिहाई पर जश्न रैली निकालने पर भी रोक लगा दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा है कि राहुल गांधी में वो पूरा दमखम है कि वो अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके, लेकिन चेहरे का फैसला तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर करेंगी। अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचार करे या ना करे, लेकिन वो जिन मुद्दों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं वो आम जनता से जुड़े हैं और उनका संदेश घर घर तक पहुंच रहा है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया को दिए अपने पहले बयान में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा है कि आम नागरिक की सेवा करना मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने रजिस्ट्री और न्यायिक प्रक्रियाओं में सुधार का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि मेरी बातों से ज्यादा मेरा काम बोलेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के तर्ज पर दिल्ली नगर निगम चुनाव में 10 गारंटी लेकर आ रही है। पार्टी निगम चुनाव में दिल्ली वालों के सामने केजरीवाल की 10 गारंटी को लेकर जनता के बीच वोट मांगने जाएगी। गारंटी और निगम चुनाव की रणनीति को लेकर आप के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक की। डासना देवी मंदिर के यति नरसिंहानंद सरस्वती की मुश्किलें बढ़ सकती है। गाजियाबाद के एक थाने में नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल ये मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक अशोभनीय टिप्पणी से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद उन पर यह केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी है कि यति नरसिंहानंद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य हस्तियों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद यति नरसिंहानंद के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली 3 साल की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर रामपुर सेशन कोर्ट गुरुवार को सुनवाई और फैसला करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 15 नवंबर को तय इस सुनवाई को 10 नवंबर को करने और उसी दिन फैसला सुनाने को कहा गया है। सेशन कोर्ट में आजम खान के पक्ष में फैसला होता है तो अधिक से अधिक ये हो सकता है कि उनकी सजा पर रोक लगा दी जाए। नोटबंदी के 6 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता ने मंगलवार को नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये 2-3 अरबपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पे पीएम लिखा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से 500 और 1000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को राहत देते हुए गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में MBBS और BDS जैसे मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के बच्चों को आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि ये फैसला फिलहाल एकेडमिक वर्ष 2022-23 के लिए लागू रहेगा। सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलने वाले 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर के बाद भी इस पर राजनीतिक घमासान थमता नहीं दिख रहा है। खास तौर पर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने EWS आरक्षण का विरोध किया है।